वर्तमान में भारत के 10 सबसे प्रभावशाली नेता। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी गिनती। और नंबर 10 पर हैं एक ऐसे नेता जो घर का भेदी लंका ढाए की जीती जागती मिसाल हैं। जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब इनकी कहानी सुनिए, बड़ी दिलचस्प है। साल था 1995। आंध्र प्रदेश में एनटी रामा राव एनटीआर मुख्यमंत्री थे और एनटीआर थे चंद्रबाबू नायडू के ससुर। अब इसमें ट्विस्ट यह है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने ही ससुर को सत्ता से बाहर करवा दिया, विधायकों को एक एक करके तोड़ा, होटल में बंद करके रखा और उल्टी गंगा बहा दी। तेलुगु राजनीति में आज भी इसे इतिहास का सबसे बड़ा परिवार विश्वासघात माना जाता है। लेकिन रुकिए, इनकी असली पहचान यह नहीं है। चंद्रबाबू नायडू वही नेता हैं जिन्होंने हैदराबाद को आईटी की दुनिया का केंद्र बनाया। 1990 के दशक में जब बाकी नेता खून पसीना बहाकर भी डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों को हैदराबाद बुलाकर पूरे देश को चौंका दिया। आज आप हैदराबाद को जानते हैं, उसका बड़ा हिस्सा इन्हीं की देन है। अब शॉकिंग फैक्ट सुनिए। 2023 में जब वाईएसआर कांग्रेस की सरकार थी, चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया। 52 दिन जेल में बिताए, आरोप था करप्शन का। और फिर 2024 में उसी जनता ने उन्हें दोबारा सत्ता में बिठाया। जैसी कहनी वैसी बहनी, यह कहावत यहाँ उल्टी पड़ गई। 74 साल की उम्र में ये आंध्र प्रदेश के सीएम हैं और एनडीए के कोएलिशन में अहम भागीदार हैं। केंद्र सरकार को इनका समर्थन मिला हुआ है, इसलिए इनकी ताकत सिर्फ आंध्र तक नहीं, दिल्ली तक पहुंचती है। लेकिन अपने राज्य तक सीमित दायरे की वजह से ये नंबर 10 पर है। अब नंबर 9 पर जो नेता है, उन्होंने एक बार कहा था मैं वापस आऊंगा और वाकई वापस आए। नंबर 9 पर है वो शख्स जिसने खुद मंच से कहा था मी परत ये इन, यानी हिंदी में मैं वापस आऊंगा। और दोस्तों, ये वापस आए तीसरी बार। देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। उनकी राजनीतिक जिंदगी किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। 2014 में पहली बार सीएम बने, 44 साल की उम्र में। महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे युवा सीएम। 2019 में शिवसेना ने साथ छोड़ा, सरकार गिरी। फिर रात के अंधेरे में अजीत पवार के साथ शपथ लेने का नाटक हुआ, जो 80 घंटे में ही ढह गया। उसके बाद ये डिप्टी सीएम बनी और 2024 में एकदम फुल कमबैक। तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम। यह आदमी नाको चने चबाने का काम जानता है। अब शॉकिंग फैक्ट, देवेंद्र फडणवीस एक ट्रेंड स्कूबा डाइवर हैं, पानी के नीचे गोता लगाते हैं। लेकिन असली गोता तो उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति की गहराइयों में लगाया है। इनकी पत्नी अमृता फडणवीस एक प्रोफेशनल सिंगर हैं जो इंटरनेशनल इवेंट्स में परफॉर्म कर चुकी हैं। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। नागपुर से 5 बार विधायक, आरएसएस के पक्के कार्यकर्ता, लो ग्रेजुएट। 2019 में जो उद्धव ठाकरे की एमबीए सरकार बनी, उसे तोड़ने की रणनीति में फडणवीस की बड़ी भूमिका मानी जाती है। एकनाथ शिंदे का विद्रोह, उसके पीछे जो दिमाग था वो इनका था। अभी महाराष्ट्र जैसे देश के सबसे बड़े और सबसे अमीर राज्य की सत्ता इनके हाथ में है। दिल्ली में बीजेपी का पूरा भरोसा है, लेकिन अभी राष्ट्रीय स्तर पर जगह बनानी बाकी है। इसलिए नंबर 9। और नंबर 8 पर जो है, उनकी सौम्यता के पीछे जो ताकत छुपी है, वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। नंबर 8 पर है वो नेता जिनसे दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी नाराज नहीं रहते। राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री। भारतीय राजनीति में एक कहावत है, लोहे को लोहा काटता है। लेकिन राजनाथ सिंह वो इंसान है जो बिना शोर मचाए काम कर देते हैं। कोई ड्रामा नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, बस काम। इनका सफर देखिए। उत्तर प्रदेश के सीएम रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 बार बने, गृह मंत्री रहे और अब रक्षा मंत्री हैं। यानी राजनीति की हर बड़ी सीढ़ी इन्होंने चढ़ी है। फिजिक्स के ग्रेजुएट हैं, कभी कॉलेज में प्रोफेसर थे और आज देश की तीनों सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख हैं। शॉकिंग फैक्टर सुनिए। 2019 में भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। यह दोनों निर्णय जिस पॉलिटिकल लीडरशिप ने लिए, उनमें राजनाथ सिंह सीधे शामिल थे। जो आदमी बाहर से इतना शांत दिखता है, वो अंदर से उतने ही बड़े फैसले करता है। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यह कला राजनाथ सिंह जानते हैं। विपक्षी नेता भी इनकी पब्लिक तारीफ करते हैं। भारतीय राजनीति में यह बहुत रेयर है। इनकी बात में वजन है, आवाज में नहीं। यह इनकी असली पहचान है। अभी रक्षा मंत्री के रूप में देश की सुरक्षा नीति में इनकी सीधी भूमिका है। कैबिनेट में नंबर 3 की हैसियत रखते हैं, लेकिन जो आगे के नंबर हैं वो और भी तेज चाल चलते हैं। नंबर 7 पर जो हैं, वो राजनेता नहीं थे, लेकिन आज दुनिया के सबसे तेज डिप्लोमेट माने जाते हैं। नंबर 7 पर हैं वो शख्स जो दुनिया के किसी भी नेता को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानते हैं, और वो भी बिना एक शब्द बढ़ाए। एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री। इनकी कहानी थोड़ी अलग है। ये कोई नेता नहीं थे, आईएफएस ऑफिसर थे, यानी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी। अमेरिका में एम्बेसडर रहे, चाइना में एम्बेसडर रहे, सिंगापुर और जैक रिपब्लिक में भी।
2015 में देश के फॉरेन सेक्रेटरी बने, यानी विदेश विभाग के सबसे बड़े अधिकारी। और फिर 2019 में नरेंद्र मोदी ने सीधे इन्हें मंत्री बना दिया। खून पसीना एक करना, यह मुहावरा इनके 40 साल के करियर पर बिल्कुल सटीक बैठता है। जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम भारत के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट थे। उन्होंने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी बनाने में भूमिका निभाई। पिता ने देश की रक्षा सोच को आकार दिया, बेटे ने देश की विदेश नीति को। एक ही खानदान की दो पीढ़ियां और दोनों ने देश की दिशा बदलने में योगदान दिया। यह बात कितने लोग जानते हैं? जयशंकर की एक आदत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेशी पत्रकार तीखा सवाल पूछते हैं और जयशंकर ऐसा जवाब देते हैं कि सुनने वाले के मुंह में पानी भर जाए। यूट्यूब पर इनके जवाबों के क्लिप्स करोड़ों व्यूज पाते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान जब पूरी दुनिया इंडिया पर दबाव बना रही थी, इन्होंने साफ कह दिया, यूरोप की प्रॉब्लम्स है, हम अपनी सोचते हैं। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन जयशंकर विदेश में भी शेर की तरह बोलते हैं। इसलिए युवाओं में इनकी लोकप्रियता किसी फिल्म स्टार से कम नहीं। नंबर 6 पर जो हैं, उनकी तो विरोधी पार्टियां भी तारीफ करती हैं। यह बात इंडिया में बहुत रेयर है। नंबर 6 पर हैं वो नेता जो बीजेपी में हैं, लेकिन कांग्रेस वाले भी इनकी बुराई करते करते रुक जाते हैं। नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। उनकी पहचान एक काम से है, हाईवेज। भारत में पिछले 10 सालों में जो सड़कें बनी हैं, उनका बड़ा हिस्सा इनके मंत्रालय की देन है। रोजाना 30 से 40 किलोमीटर हाईवेज, यह रिकॉर्ड इनके नाम है। बिना मेहनत के फल नहीं मिलता, यह कहावत गडकरी पर बिल्कुल लागू होती है। नितिन गडकरी ने एक कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को, जो घाटे में थी, उसे अपने दम पर मुनाफे में लाकर दिखाया, पूर्ति ग्रुप के जरिए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक बार पब्लिकली अपनी ही पार्टी की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर सवाल उठाए। बीजेपी में रहकर बीजेपी की नीति पर सवाल उठाना, यह बाघ के मुंह में हाथ डालने जैसा है, लेकिन गडकरी ने किया। नागपुर से हैं आरएसएस का गढ़, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन इनका दिल राजनीति में कम, विकास में ज्यादा लगता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनका कोई दुश्मन नहीं। विपक्ष भी जब हाईवेज की बात करता है तो गडकरी का नाम लेता है। दूध का दूध और पानी का पानी, यह काम ये कहते हैं। जनता में इनकी छवि एक ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग नेता की है, लेकिन राजनीतिक पावर के मामले में ये अगले 5 नेताओं से पीछे हैं। इसलिए नंबर 6 और नंबर 5 पर जो है, उन्होंने एक पूरे रीजन की राजनीति को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य अकेले। नंबर 5 पर है वो नेता जो कभी राहुल गांधी के करीबी थे और आज बीजेपी के सबसे आक्रामक और जोशीले चेहरों में से एक है, हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री। इनकी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है, घर का भेदी लंका ढाए। यह मुहावरा कांग्रेस के लिए सबसे सटीक इन्हीं के संदर्भ में बैठता है। 2015 तक हेमंत कांग्रेस के नेता थे। तरुण गोगोई सरकार में मंत्री थे, एक समय गोगोई के सबसे भरोसेमंद सहयोगी। लेकिन जब उन्हें लगा कि कांग्रेस में उनकी आवाज को कोई नहीं सुन रहा, तो बीजेपी में आ गए। 2016 में बीजेपी ने असम जीता। 2021 में हेमंत खुद सीएम बन गए। हेमंत बिस्वा शर्मा नेडा यानी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक हैं। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों की राजनीति पर इनकी पकड़ है। एक सीएम जो सिर्फ अपने राज्य का नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट का राजनीतिक नक्शा तय करे, यह बात कितने लोग जानते हैं? यह ताकत अपने आप में बहुत बड़ी है। इनका प्रशासन सख्त है, कभी कभी विवादों में भी रहा है, लेकिन असम की जनता ने 2021 में इन्हें जबरदस्त बहुमत से जिताया। जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं। यह हेमंत पर बिल्कुल सटीक है, बोलते तेज करते तेज। 55 साल की उम्र में जो एनर्जी है वो पॉलिटिकल एग्रेशन है। बीजेपी उन्हें भविष्य का एक बड़ा चेहरा मानती है, लेकिन अभी उनकी पावर का दायरा रीजनल है, इसीलिए नंबर 5। नंबर 4 पर जो है, उन्हें चाणक्य कहा जाता है और यह उपाधि बेकार नहीं मिली। नंबर 4 पर है वो इंसान जिसे भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा रणनीतिकार कहा जाता है, अमित शाह, देश के गृह मंत्री। इनके बारे में बात करना आसान है, लेकिन इन्हें समझना उतना ही मुश्किल। गुजरात से शुरुआत, आरएसएस के स्वयंसेवक, नरेंद्र मोदी के सबसे पुराने और करीबी साथी, बीजेपी के उस दौर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पार्टी ने एक के बाद एक राज्य जीते, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, असम। इलेक्शन स्ट्रेटजी में इनका दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं। 2010 में अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। 3 महीने जेल में रहे, कहा गया करियर खत्म हो गया, लेकिन 2014 में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया और आगे आगे वो देश के गृह मंत्री बने। एक इंसान जो जेल से निकलकर देश का दूसरा सबसे ताकतवर मंत्री बने, यह कहानी किसी फिल्म में नहीं लिखी जाती। आंखों में धूल झोंकना, यह काम विपक्ष ने सोचा था इनके साथ होगा, लेकिन हर बार उल्टा हुआ। आर्टिकल 370 हटाना, सीएए लाना, ये दोनों काम बिना किसी बड़े हंगामे के कर दिए।
यह रणनीति अमित शाह की थी। इनकी याददाश्त के बारे में मशहूर है कि ये पूरे भारत का बूथ लेवल इलेक्शन डाटा याद रखते हैं। हर जिले की, हर विधानसभा की जानकारी दिमाग में। एक पंथ दो काज, यह इनकी राजनीति की नींव है। अभी देश के होम मिनिस्टर हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, पुलिस, NIA सब इनके अंतर्गत आता है। ताकत अभूतपूर्व है, लेकिन मास पॉपुलैरिटी में ये अगले 3 नेताओं से थोड़ा पीछे हैं। इसीलिए नंबर 3 पर जो है उनसे यूपी कांपता है, और यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नंबर 3 पर है वो सन्यासी जो राजनीति का कखरा किसी विश्वविद्यालय में नहीं बल्कि जनता के बीच रहकर सीखा। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। असली नाम अजय सिंह बिष्ट। उत्तराखंड के एक छोटे गांव पंचूर से 22 साल की उम्र में घर छोड़ा, गोरखपुर मठ पहुंचे, महंत अवैधनाथ के शिष्य बने और आगे चलकर खुद गोरखनाथ मठ के महंत बने। यह पद जितना धार्मिक है उतना ही राजनीतिक। 1998 में पहली बार गोरखपुर से सांसद बने, उसके बाद 5 बार लगातार बिना रुके। कभी नाम नहीं काम बोलता है। यह योगी के लिए सच है। 2007 में गोरखपुर में सांप्रदायिक तनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ को धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया था। वही आदमी जिसे कभी पुलिस ने हिरासत में लिया, आज उसी यूपी की पूरी पुलिस फोर्स उनके अधीन है। जिंदगी में उल्टी गंगा बहाने का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। 2017 में CM बनते ही इन्होंने जो किया वो पूरे देश में चर्चा में बन गया। बुलडोजर मॉडल, माफिया के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला, गैंग लीडर्स की संपत्तियां जब्त हुई। यह स्टाइल बाद में कई और राज्यों ने कॉपी किया। यूपी 25 करोड़ की आबादी, दुनिया के कई देशों से भी बड़ा, और इस पूरे राज्य की बागडोर इनके हाथ में है। सिंह और सन्यासी से दोस्ती करो, दुश्मनी नहीं। यह बात यूपी की जनता ने 2022 में समझी और उन्हें दोबारा जिता दिया। बीजेपी के इतिहास में यूपी में लगातार दूसरी बार सरकार लाना यह पहले नहीं हुआ था। बीजेपी के भविष्य के सबसे बड़े चेहरों में उनका नाम सबसे ऊपर आता है। 2027 का यूपी इलेक्शन इनकी असली परीक्षा होगी। नंबर 2 पर जो है उनकी कहानी हार से जीत तक की सबसे बड़ी ड्रामेटिक और इमोशनल जर्नी है, और यकीन मानिए यह सुनकर आप हैरान होंगे। नंबर 2 पर है वो नेता जिन्हें पप्पू कहकर खारिज किया गया, जिनका मजाक उड़ाया गया और जो आज भारत के सबसे बड़े विपक्षी नेता हैं, राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यह पद यानी लीडर ऑफ अपोजिशन 10 साल तक खाली रहा। 2014 से 2024 तक विपक्ष इतना कमजोर था कि संसद में नेता प्रतिपक्ष का पद भरा ही नहीं जा सका। 2014 में यह जिम्मेदारी राहुल गांधी ने संभाली। इनका पॉलिटिकल करियर कभी आसान नहीं रहा। 2023 में मोदी सरनेम डिफेमेशन केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया और वो वापस संसद में आए। एक ही साल में संसद गई और वापस आई। यह देश के राजनीतिक इतिहास में बहुत रेयर है। भारत जोड़ो यात्रा 2022 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले। ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, इस यात्रा ने इनकी इमेज को बदला। जो पेपर पॉलिटिशियन की छवि थी वो धीरे धीरे मिटने लगी। गिरते हैं सर सवार ही मैदान ए जंग में, यह मुहावरा राहुल गांधी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। बार बार गिरे, बार बार उठे, कैमरे से पड़े हैं, पायलट का लाइसेंस है, स्कूबा डाइविंग करते हैं और अब संसद में ऐसे भाषण देते हैं जो वायरल हो जाते हैं। 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, 2019 में 52 थी। यह उछाल उनकी मेहनत का नतीजा था। युवाओं में इनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। नई बोतल में पुरानी शराब, यह तंज जो पहले लगाया जाता था वो अब फीका पड़ रहा है, लेकिन सत्ता में नहीं है। यह इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। इसीलिए नंबर 2 और अब नंबर 1 जिसका आपको इंतजार था। और नंबर 1 पर है वो इंसान जिनके बारे में बताने की जरूरत तो नहीं, लेकिन जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो शायद आप नहीं जानते। नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। बड़नगर, गुजरात का एक छोटा सा कस्बा। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे। पिता की चाय की दुकान पर बचपन में काम किया, बड़े भाई के साथ चाय बेची। RSS में बचपन से जुड़े, पूरे देश में प्रचारक बनकर घूमे और फिर 2001 में गुजरात के CM, 2014 में देश के PM। खून पसीना एक करना इनकी पूरी जिंदगी इस मुहावरे में समाई हुई है। 2014 में इलेक्शन एफिडेविट भरते समय नरेंद्र मोदी ने पहली बार ऑफिशियली यह बताया कि उनकी पत्नी है जसोदाबेन। 1968 में शादी हुई थी। उस वक्त उनकी उम्र 17-18 साल थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दोनों अलग हो गए। जसोदाबेन मोदी आज भी गुजरात में एक साधारण जीवन जी रही हैं। दशकों तक यह बात पब्लिक नहीं की गई थी। यह डिस्क्लोजर 2014 में बहुत बड़ी खबर बनी। एक और बात, नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो आज़ादी के बाद जन्मे, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद। उनकी मां हीराबेन 2022 में 100 साल की उम्र में दुनिया से गईं।
मोदी उनसे मिलने हॉस्पिटल गए थे। वो तस्वीर वायरल हुई और पूरे देश ने देखी। इनके नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। जब 2014 में आए थे तब इंडिया नंबर 10 पर था। G20 की अध्यक्षता भारत को मिली। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 उतरा। यह सब एक दशक में हुआ। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन मोदी ने इस कहावत को झुठला दिया। एक इंसान जिसने पूरे बीजेपी को री इन्वेंट किया, आइडियोलॉजिकल पार्टी को मास मूवमेंट में बदला। 2024 के इलेक्शन में अपोजिशन कड़ी थी। इंडिया अलायंस ने जोर लगाया, फिर भी एनडीए ने 293 सीटें जीती और मोदी तीसरी बार पीएम बने। यह उपलब्धि जवाहरलाल नेहरू के बाद किसी को नहीं मिली थी। जनता में लोकप्रियता। अंतर्राष्ट्रीय सर्विस में लगातार दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर्स में इनका नाम आता है। अभी पावर कितनी है? पीएम पद, एनडीए का नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का एकमात्र चेहरा। दुनिया के बड़े बड़े नेता इनसे मिलने की कतार में रहते हैं, इसीलिए नंबर 1।